हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर परफॉर्म किया था। एक का नाम था स्टर्न और एक का नाम था गर्लच। दोनों ने मिलकर 1924 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन मोटिव है वो है वेक्टर एटम मॉडल को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना। अब वेक्टर एटम मॉडल क्या है? वेक्टर एटम मॉडल दो हाइपोथेसिस पे डिपेंड करता है, एक स्पेस क्वांटाइजेशन और एक इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस। एक स्पेस क्वांटाइजेशन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस। तो दो इसके जो फंडामेंटल टर्म है जो वेक्टर एटम मॉडल में यूज किया गया था। स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जब किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है या जो ऑर्बिट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के अबाउट क्या करता है? प्रीसेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एटम का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंट डिस्क्रीट ओरिएंटेशन होता है। इसको हम बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन स्पिन हाइपोथेसिस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है, रोटेट भी करता है ना, उस चीज़ को भी वेक्टर एटम मॉडल ने प्रूफ किया था। मतलब वेक्टर एटम मॉडल का ये स्टेटमेंट है और इसको प्रूफ कौन किया है? स्टर्न और गर्लच ने। तो स्टर्न गर्लच अपने एक्सपेरिमेंट में सीधा ये दिखाते हैं कि अगर हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ले लेता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? स्पिन होता है। तो ये दो चीज़ें दिखाने का मतलब ये है कि जो स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट है वो डायरेक्टली वेरीफाई करता है वेक्टर एटम मॉडल को। चलिए देखते हैं कि एग्जाम में आप क्या लिख के आएंगे। स्टर्न एंड गर्लच इन 1924 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट which demonstrate directly that an atom placed in magnetic field can take only a certain discrete orientation with respect to field। इसी को बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। जब किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन ये पाता है, कुछ डिस्क्रीट ओरिएंटेशन क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। इट इज़ आल्सो डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये एक्सपेरिमेंट ये भी दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? स्पिन है। ठीक है, दस प्रोवाइडिंग एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। इसका मतलब ये है कि जो स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट है ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। इसमें देखिए, इसको समझने के लिए जो स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो कुछ इस तरह से था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ किया था स्टर्न और गर्लच ने, उसमें उन्होंने एक लिया था ओवन। ओवन का काम क्या है? किसी भी मटेरियल को क्या करता है? गर्म करता है। इस ओवन में हमने ले लिया है क्या? सिल्वर। जब इसमें सिल्वर को गर्म करते हैं तो सिल्वर एटम जो है इससे बाहर निकलता है, एक बीम के रूप में बाहर निकलता है। अब इसको कॉलिमेट करने के लिए, एक पतले बीम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लिट्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे ये बीम इस मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? नॉन। इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ से जो ये एटम पास करता है सिल्वर का, उस सिल्वर के एटम को दो पार्ट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। इसके दो ट्रेसेस दिखाता है। इसको जाना चाहिए ओरिजिनली यहाँ पे, लेकिन ये क्या करता है? दोनों को इस बीम को क्या करता है? दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखाई देता है। तो देखिए, एक स्लिट जो है गया इधर और एक स्लिट गया इधर, मतलब दो हमें इसके ट्रेसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कुछ जो मैग्नेट है ये कुछ ऐसे अरेंज किया गया है, ये ऐसे, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब इसमें क्या होता है? जितनी भी फील्ड लाइंस हैं सब ऐसे आती है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे इसमें ऊपर हमने लिया है जेड डायरेक्शन को और ये वाला एक्स डायरेक्शन हमने लिया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे चूंकि अब हम जैसे हमें पता है कि एक मैग्नेट अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से हम जब उसको गुजारते हैं, जब उसको पास कराते हैं, तो उस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है ना। कोई भी मैग्नेट किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो उस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगा, तो ठीक है। लेकिन जो हमारा एटम है, ध्यान सुनिएगा, जो हमारा एटम है, एटम भी एक टाइनी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। कैसे बिहेव करेगा? जैसे मान लीजिए कि आप एटम, कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम है, ठीक है, जैसे सिल्वर हमने लिया हुआ है, तो उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट क्या बनता है? एक करंट बनता है। तो पूरा ऑर्बिट जो है एक करंट कैरिंग लूप के जैसा बिहेव करने लगता है, और करंट कैरिंग लूप के वजह से क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक डाइपोल भी बनता है उस करंट कैरिंग लूप के वजह से, मतलब उस ऑर्बिट की वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बनता है। तो हमारा जो एटम है वो भी टाइनी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और जब एटम को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे तो उस पर भी एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगा, और वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करेगा? इस एटम को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक प्लस जेड एक्सिस में और एक माइनस जेड एक्सिस में। वो भी सिमेट्रिकली क्या करता है? डिवाइड करता है। देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख के आएंगे कि ए बीम ऑफ न्यूट्रल सिल्वर एटम्स वाज फॉर्म्ड बाय हीटिंग इन ए ओवन, सिल्वर बीम कोलिमेटेड बाय ए फ्यू फाइन स्लिट्स। जो सिल्वर बीम है उसको कोलिमेट करेंगे फाइन स्लिट्स से, एंड देन पासेस थ्रू ए नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से इसको क्या करेंगे? पास करेंगे। द बीम लीविंग द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये बीम मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ता है, रिसीव्ड बाय ए फोटोग्राफिक प्लेट पी, ये फोटोग्राफिक प्लेट पी द्वारा रिसीव किया जाता है, जिसमें दो आपको ट्रेस दिखाई देंगे, एक ट्रेस है ऑफ बीम ऑब्टेन्ड सिमेट्रिकली प्लस जेड एंड माइनस जेड डायरेक्शन, प्लस जेड डायरेक्शन में और माइनस जेड डायरेक्शन में आपको दो ट्रेसेस दिखाई देंगे। देयरफॉर सिल्वर एटम स्प्लिट्स इनटू टू कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो सिल्वर एटम है वो दो कंपोनेंट्स में टूट गया। इसके बाद से क्या लिखेंगे कि ए मैग्नेट एक्सपीरियंसेस ए नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स इन ए नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। नॉन होमोजीनियस या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेट पास करता है नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, विच डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। सिंस एन एटम आर टाइनी मैग्नेट दे एक्सपीरियंसेस डिफ्लेक्टिंग फोर्स व्हेन पासेज इन नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारा एटम क्या एक टाइनी मैग्नेट है, और उसको जब हम किसी नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास कराएंगे तो वो भी एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इसके आगे हमें क्या लिखना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आगे देखिए कि इन द एक्सपेरिमेंट वी ऑब्टेन डिस्क्रीट ट्रेसेस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, दिस शोज दैट द एटम पासिंग थ्रू द फील्ड वेयर ओरिएंटेड इन डिस्क्रीट डायरेक्शन, है ना। जब जो है इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा है कि हमें जो फोटोग्राफिक प्लेट मिला है उस पर ट्रेसेस जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन में मिला है। इसका मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि जो एटम अगर किसी भी नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है तो जो उसमें जो उसके ओरिएंटेशन है वो क्या है? डिस्क्रीट डायरेक्शन में है। अब इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसको हम देखेंगे कि द एवरेज ट्रांसवर्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए एटॉमिक मैग्नेट, जो एवरेज ट्रांसवर्स फोर्स है जो एटम जो है नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जब पास हो रहा है तो कितना वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो फोर्स होता है Fz इक्वल टू डेल बी अपन डेल जेड म्यू जे जेड, ठीक है। डेल बी अपन डेल जेड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड इन जेड डायरेक्शन। म्यू जे जेड क्या है? म्यू जे जेड क्या है? द कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू जे क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों। तो ये है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ये है, ये किस डायरेक्शन में है? इन जेड डायरेक्शन। यहाँ पे आप जेड यहाँ से ये जेड हटा दीजिए, यहाँ पे जेड नहीं रहेगा, यहाँ पे भी जेड ना कीजिए, बस ये टोटल मैग्नेट द कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट।
यहाँ से द रिलेशन बिटवीन टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द टोटल एंगुलर मोमेंट जे इज, तो म्यू जे वेक्टर इजकल टू माइनस जी जे ई अपॉन 2m जे वेक्टर, ये रिलेशन होता है। ये आप रिलेशन हम ये पढ़ाए थे, इसमें आप देखे होंगे पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, है ना, कि म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू जी माइनस जी एल, केवल जी था मतलब जी एल, है ना, यहाँ से म्यू बी और ये म्यू बी नहीं, ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा म्यू बी अप इंटू 2 पाई अपॉन एच, तो जो म्यू बी का मान होता है वो होता है ई एच अपॉन 4 पाई एम। इसको बोहर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोहर मैग्नेटॉन। तो ये वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये मिल जाएगा ना, जैसे रख के देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, तो नीचे 2m बच जाएगा। तो इसी से क्या किया गया, इसको सेट किया गया। यहाँ पे लिखा भी गया है कि वेयर म्यू बी इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम इज इक्वल टू बोहर मैग्नेटॉन म्यूजे अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। और म्यूजे को जेड डायरेक्शन में जब लिखेंगे तो म्यूजे जेड, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम के क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ से माइनस भी हट जाएगा। तो म्यू जे जेड इजकल टू जी जे, इसको जी फैक्टर बोलते हैं। जी जेड को यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि जी जे इज इक्वल टू, ये है जी फैक्टर। क्या है? जी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू बी एच अपन 2 पाई जे जेड। अब चूंकि जे जेड होता है, जे जेड है ना, ये हो जाएगा एम जे एच अपन 2 पाई, इसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कटेगा, एच से एच, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा जी जे, है ना, म्यू बी और एम जे। नाउ एफ जेड, तो एफ जेड में अब म्यू जे की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ से सॉरी यहाँ जेड रखिएगा, है ना, यहाँ से म्यू जे जेड की वैल्यू रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है, द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, है ना, तो फोर्स कितना, एफ जेड अपन कैपिटल एम। एफ जेड का मान हमने निकाला हुआ है, वैल्यू ये रख देंगे अपन एम, वेयर एम इज टोटल मास ऑफ एटम। ठीक है, इसके आगे कुछ और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जो देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इसके पहले वाले सेक्शन में हमने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया था, जो वैल्यू आया था 1 अपॉन एम डेल बी अपॉन डेल जेड क्यू जे म्यू बी एम जे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे कि इफ़ वी एक्स बी द लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी ऑफ द एटम एंड स्मॉल डी बी द लेंथ ऑफ देयर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डी अपॉन वी एक्स। फ्रॉम काइनेटिक थियरी से हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 2 के टी। यहाँ पे जो काइनेटिक थियरी लगेगा वो लगेगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, जो 2 के टी के बराबर होगा। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर, वो भी किस में रखेंगे, केल्विन में। किस में रखेंगे, केल्विन में। अब यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 के टी, और एम नीचे आ जाएगा, तो ये वी एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। नाउ टी इज इक्वल टू, तो टी इज इक्वल टू ये डी बाहर हो गया, और ये वी एक्स की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन वी एक्स, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो रूट में एम अपॉन 4 के टी। इसके बाद से कि नाउ द ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय द एटम्स इज गिवन बाय। अब जो ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन है वो कितना डिस्टेंस जो है जेड एक्सिस में सफर्ड करता है, कितना जेड एक्सिस में जाता है, तो उसके लिए देखिए हम इक्वेशन लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन, है ना। न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड इनिशियली जब सिल्वर का जो बीम निकल रहा है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है, और हम ले रहे हैं एस जेड, तो यहाँ पे एस के जगह पे हमने ले लिया क्या, जेड, तो ये हो जाएगा यू जेड। तो देखो जेड में तो बीम तो जा ही नहीं रहा है, इनिशियली जेड में क्या है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो यू जेड अगर 0 है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जेड, तो जेड बराबर हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ए जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 1 अपॉन एम डेल बी अपॉन डेल जेड जी जे म्यू बी एम जे।
ठीक है। और टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा m/4 टी। देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बस यही कैंसिल होगा। यहाँ से जी जे और एम जे को बाहर कर लेंगे, ये जाएगा तो ये कितना बना देगा 8, तो 8k टी, और यहाँ से क्या बचा डेल बी अपन डेल जेड और म्यू बी और ये डी स्क्वायर। इसके आगे देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। लास्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि एटॉमिक बीम वुड बी डिफ्लेक्टेड इनटू 2j+1 कंपोनेंट्स करस्पॉन्डिंग टू 2j वैल्यू ऑफ mj गिविंग 2j+1 ट्रेसेस ऑन द प्लेट। जो एटॉमिक बीम होगा, जो सिल्वर का बीम होगा, वो 2j+1 कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाएगा। इसका मतलब ये है जो स्प्लिटिंग है एटम का वो डिपेंड कर रहा है किस पे, जे पे, ठीक है। और ये किसके करस्पॉन्डिंग हुआ 2j वैल्यू ऑफ mj। जैसे m अगर j की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे यहाँ mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। mj की वैल्यू कितनी, देखिए mj की वैल्यू यहाँ पे अगर j का मान 1 लेंगे तो mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो जो ये प्लेट था इस पे आपको ऐसे दो ओरिएंटेशन ये दिखाई देगा, 2 ट्रेस और एक ट्रेस, ये 3 ट्रेसेस आपको दिखाई देंगे। तो ये 0, यहाँ पे 0 और ये 1 और ये -1, क्या दिखाई देगा -1। अगर यही j की वैल्यू 2 हो जाए तो ये mj की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो mj की वैल्यू 5 होगी तो ये दो ट्रेस और बढ़ जाएंगे, ये 2 और ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, जे पे। अब कह रहा है कि फॉर द सिल्वर एटम 2 ट्रेसेस ऑब्टेन। सिल्वर एटम के लिए कितने ट्रेसेस ऑब्टेन होते हैं, केवल 2, है ना। द सेपरेशन बिटवीन द ट्रेसेस इज, तो केवल 2 जो है सेपरेशन मिलेगा, 1 और -1 वाला, ये वाला, और ये किसके लिए, सिल्वर एटम के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि अब ये जी जे एम जे इक्वल टू +-1, ऐसा क्यों है, तो इसको भी हम देख लेते हैं ना। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सिल्वर, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है वो होता है क्रिप्टॉन 4d10 और 5s1। देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया, 5s1 में। तो जो इसका एटॉमिक स्टेट होगा, देयरफॉर द एटॉमिक स्टेट वो होगा 2s½ एटॉमिक स्टेट कितना होगा 2s½ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2 और टर्म क्या है s और j का मान क्या होगा l। क्यों j का मान 1/2 होगा, सॉरी j का मान 1/2, कैसे होगा j का मान 1/2, s है तो l का मान 0, ठीक। और यहाँ से s का मान क्या होगा 1/2, तो j का मान क्या होता है l + s और एंड l - s, तो यहाँ तो 0 और +½ एंड 0 - ½ मतलब कहने का मतलब j का मान क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी और ये j की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि gj = gs और ये कितना है 2, ठीक है। उसके बाद से mj = ms, ये कितना आएगा +-1/2। ये जो s है ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, क्या है ये स्पिन क्वांटम नंबर 1/2, और ये क्या है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, वो कितना होता है +-½ अब यहाँ से आप mj और gj और mj निकाल लीजिए। gj mj कितना हो जाएगा 2 × +-1/2, ये कितना आएगा +-1। तो ये जो है यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा है, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल जो है यहाँ पे स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो है स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट का फुल एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया।